गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। लेसन नंबर 20 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1। अभी तक आपको मैंने पढ़ाया कि किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे कंट्रीज़ के लोगों में डेवलप हुई। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ा, गवर्नमेंट ने किस तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल एगिटेशन एक्ट पास किया, जिसकी वजह से लोगों को सच्ची में लगने लगा कि ब्रिटिश हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। आज हम पढ़ेंगे एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ और इल्बर्ट एक्ट पास हुआ तो हमारी पब्लिक को दिखाई दिया कि किस तरह से ब्रिटिश हम लोगों को इन्फीरियर समझते हैं और अपने को सुपीरियर समझते हैं। तो हमें एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जो सब लोगों को एक साथ कर सके, सब लोगों को यूनाइट कर सके। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सबसे यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको फाउंड किया एलन एक्टन ह्यूम ने 1885 में। ह्यूम जो थे एक रिटायर्ड सिविल ऑफिसर थे। उन्होंने हमारे इंडियंस को देखा, इंडियंस ब्रिटिशर्स को भी देखा। उनको लगा कि इंडियंस भी चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट, यानी उनको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उनको भी लेजिस्लेचर में बोलने का अधिकार चाहिए। और वो ब्रिटिश रूल के भी खिलाफ थे कि ब्रिटिश गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने वायसराय लॉर्ड डिफिन को की मदद से इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़ावा दिया कि हाँ, इनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो 1815 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप की गई। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे व्योमोह चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। कलकत्ता में बनाई गई, इलेक्ट किया गया, उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करती थी सारे पॉलिटिकल, मतलब सारे इंडियंस को, सभी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया था, बल्कि उसके लिए सभी लोग बराबर थे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे जो अपनी पब्लिक के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, वर्क के लिए, बेटरमेंट के लिए काम कर सके। इसके लीडर्स जो हैं उनका कंप्लीट फेथ था, पर वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में विश्वास रखते थे। उनको लगता था कि इट्स सेंस ऑफ जस्टिस, वो भी जस्टिस न्याय देंगे। तो वे बिलीव इफ़ दे वुड प्लेस देयर ग्रीवनेस, यदि वो सोचते थे कि अगर हम अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, रीजंस रखेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्टेनली उन पर सुनेगी, उन पर का ध्यान देगी। जबकि ऐसा था नहीं। तो उनमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो थे फिरोज शाह मेहता, व्योमोह चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, दीनशाह वाचा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस स्टार्टअप की थी। फ्रॉम 1885 टू 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वेरी नैरो, छोटे से बेस पे थी, पर इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया, यानी अर्बन एजुकेटेड लोग जो हैं इसके साथ जुड़ते चले गए। Early aims of the organization were limited only to bring all leaders from across the country, यानी जो अर्ली एम्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो लिमिटेड था, जो धीरे धीरे लीडर्स ने बढ़ाया। यानी जब वो कंट्री से बाहर जाने लगे, ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो इंडिया की थी वो कम्युनिकेट करने लगे ब्रिटिश के साथ। तो गवर्नमेंट जो इंडियन पीपल्स हैं उनको उनकी ग्रीवनेस, उनकी दुखों के बारे में बताने लगे। तो एक तरह से सारे लोग इन्हें सुनने लगे और इन लीडर्स को मॉडरेट लीडर्स कहा गया। आप बाद में पढ़ेंगे कि यानी कांग्रेस के दो लीडर्स थे, मॉडरेट और एक्सट्रीम। तो ये मॉडरेट आसानी से अपनी मतलब प्यार से, मोहब्बत से बात रखते थे, इसीलिए इन लीडर्स को मॉडरेट लीडर्स कहा गया। अब आपका आता है क्या कहते हैं, इनिशियली स्टेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या इनिशियल किए कांग्रेस जो है अपनी डिमांड्स जो है गवर्नमेंट के सामने रखती थी, हमेशा पैटिशन में। पैटिशन क्या होता है, बिल्कुल लॉ के हिसाब से, यानी फर्स्ट 20 ईयर तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, मॉडरेट लीडर्स हैं, वो मॉडरेट तरीके से अपनी डिमांड रखते थे, यानी एप्लीकेशन लिखते थे, उन एप्लीकेशंस पे सबके सिग्नेचर्स होते थे। देन इट वॉज, यही रीज़न था कि अर्ली कांग्रेस लीडर्स जो है उनको मॉडरेट लीडर्स कहा गया। उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बड़े आराम से एप्लीकेशन रखी, चाहे ब्रिटिश ने उन एप्लीकेशंस को सुना या नहीं सुना। उन्होंने क्या क्या मांग करी कि हमारा भी जो लेजिस्लेचर है उसमें, आपका जो लेजिस्लेचर उसमें हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जो सर्विसेज हैं वो इंडियनाइजेशन होनी चाहिए, यानी हमारे बिजनेस को सेटअप्स किया जाए। इसके अलावा मिलिट्री जो मिलिट्री के लिए खर्चा जाता है वो कम किया जाए। आपकी
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होल्ड कराए जाए, हम लोगों को जॉब दी जाए, बर्डन जो है कल्टीवेटर्स का यानी किसानों का उससे कम किया जाए, उन पर टैक्स कम किया जाए, सिविल राइट्स को डिफेंस किया उन्होंने। इसके अलावा रिडक्शन यानी कमी की जाए लैंड रेवेन्यू में जो इतना पैसा लिया जाता है, और सॉल्ट ड्यूटी, सॉल्ट जो हमारी एक नॉर्मल सी खाने की चीज़ थी उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, उसको कम किया जाए। इसके अलावा पॉलिसीज़ वो चलाई जाए जिससे इंडियन इंडस्ट्री यानी इंडियन के लोगों को और हैंडीक्राफ्ट के लोगों का बढ़ावा हो। ये सब कांग्रेस ने ये इस तरह की एप्लीकेशंस पहले ही दी। अब आता है ब्रिटिश बिहेवियर टूवर्ड्स द कांग्रेस। ब्रिटिश का बिहेवियर क्या था कांग्रेस के प्रति। अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बहुत सारे पॉलिसीज़ या बहुत सारे चेंज तो नहीं कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया में, बट बिगिनिंग में ब्रिटिश ने उनको फेवरेबल मतलब अच्छा एटीट्यूड दिया कांग्रेस को, बट 80-87 तक आते आते ये एटीट्यूड जो है चेंज हो गया। उन्होंने मॉडरेट्स की डिमांड को फुलफिल करना से मना कर दिया। ओनली अचीवमेंट जो कांग्रेस की है वो एक तो आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या था कि जो इनका लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है यानी पार्लियामेंट थी, वहाँ पर इनको भी इंडियन भी वर्क कर सकते हैं, मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, यानी बजट वगैरह हुआ उस पर बहस कर सकते हैं। इसके अलावा जब एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उनके प्रश्नों का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे, पर वोट डालने का अधिकार उन्हें नहीं था। ये था काउंसिल एक्ट। बट क्या कहते हैं, जो एक तरह से कांग्रेस जो है वो फेल ही हो गई थी अपना गोल कंप्लीट करने में। इट सक्सीडेड इन क्रिएटिंग नेशनल अवेकिंग एंड इंसल्टिंग इन द माइंड ऑफ द इंडियन पीपल। एक तरह से नेशनल अवेकिंग तो जगा रही थी, पर क्योंकि इंडियन पीपल्स को उन्होंने बहुत कुछ जगा दिया था, पर ये वो सब काम कर नहीं पा रहे थे। मोस्ट सिग्निफिकेंट एक अचीवमेंट थी कि फाउंडेशन करी जाए, यानी एक नेशनल मूवमेंट चलाया जाए स्ट्रॉन्ग। ब्रिटिश जो अर्लियर पहले सपोर्ट कर रहे थे मॉडरेट को, धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि जो ये मूवमेंट है ये तो देश के नेशनल फोर्स के लिए, मतलब नेशनलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, और अगर हमने इनका साथ दिया तो ये इकट्ठे हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा ये ड्राइव आउट कि हमारे को अपने देश से निकाल देंगे। इसीलिए इनका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया और उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉ पास कर दिए। सबसे पहले इन्होंने प्रेस के लिए लॉज निकाला, एजुकेशन के लिए लॉज निकाला कि अगर आपको मालूम है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कुछ लिखेंगे तो उस प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय ने पास किया एक्ट इन 1898 में। ये एक ऑफेंस था कि अगर ब्रिटिश रूलर्स ब्रिटिश के खिलाफ पीपल प्रोवोक करते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं ना, उनको पकड़ के जेल में डाल दो बिना किसी गलती के। इसके अलावा इन्होंने एक एक्ट और पास किया, ही पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904। बस ये भी एक दो ही एक्ट्स थे जो कांग्रेस पास करा पाई कंट्रोल करने के। ये मेन एक्ट था इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए। क्यों था? क्योंकि जो पहले हमारे यहाँ बच्चे विद्यालय में नहीं पढ़ते थे, गुरुकुल्स में पढ़ते थे, पेड़ के नीचे ये सब छात्र होते थे और टीचर होता था। तो इस एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, अपग्रेड करने के लिए सिस्टम को। स्कूल्स खोले गए थे, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी जहाँ पे इंडियंस को भी पढ़ाया जा रहा था। तो कर्जन जो है वो कर्जन चाहता था पूरी तरह से इनके नेशनलिज्म की भावना को दबाना। इसका एविडेंट ये है कि इन्होंने 1905 में एक एक्ट पास किया जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हमारे देश के लोगों के लिए। वो क्या था? सबसे पहले आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था? 1905 में जब ये लोग साथ मिलके काम कर रहे थे कांग्रेस के, तो बहुत सारे जब क्या कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो हिंदू और मुस्लिम्स ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। वो बाद में भी ये सब साथ मिलकर एक ब्रिटिश के खिलाफ साथ हो गए। तो कर्जन ने वो दिखाई दिया हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहिए, तो उन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। तब शुरू हुई थी, अब भी चल रही है। वो क्या थी? कर्जन ने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल जो है आपको पता है स्टार्टिंग से ही सबसे बड़ी स्टेट थी जहां ब्रिटिश कंट्रोल करने इसीलिए आए थे।
उन्होंने कहा कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईस्ट और पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। उसका वजह क्या उन्होंने दिया कि जो ये इसका बंगाल का एरिया है वो बहुत बड़ा है और हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इम्प्रूव करने के लिए हम सही से संभाल नहीं पा रहे एडमिनिस्ट्रेशन को, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसे 2 एरिया में डिवाइड करेंगे। जबकि ऐसा नहीं था, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान थे, हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करने के लिए इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया था। जो पार्टीशन करना था वो इस तरह से करा जाना था कि एक तरफ मुस्लिम्स चले जाए, एक तरफ हिंदूज चले जाए। इंडियंस जो हैं, लीडर्स जो हैं, उन्होंने पार्टीशन ऑफ व्यू को समझ लिया, तो उन्होंने ग्रोइंग नेशनल के वो चाहते हैं कि ये नेशनल मूवमेंट जो है, ये नेशनलिज्म जो है आगे ना बढ़े, ये मुस्लिम्स और हिंदू को इसलिए अलग करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा गलियों, प्रेस में और स्ट्रीट्स में लिखा, प्रेस के अंदर इसके बारे में, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के बारे में लिखा जाने लगा। पीपल जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वो इस पार्टीशन के खिलाफ हो गए ऑल ओवर कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत बड़ी मीटिंग्स हुई, प्रोसेशन हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, हिंदू और मुस्लिम ने में एक दूसरे को राखी भी बांधी कि यूनिटी दिखाने के लिए। पर 1905 में आखिर में इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, यानी इंडिया बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आता है बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। जब क्या कहते हैं, इन्होंने बात नहीं सुनी हमारे मॉडरेट लीडर्स की, तो हमारे लीडर्स जो हैं वो इनसे नाराज़ हो गए और कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने कुछ 2 वर्ड्स का यूज़ किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। फर्स्ट वन इज़ स्वदेशी एंड सेकंड वन इज़ बायकॉट। स्वदेशी मतलब स्वयं देश की, अपने देश की। उन्होंने लोगों को कहा कि अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करना, उनका बिजनेस, उनकी एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज और उन्हीं की बनी चीज़ों का इस्तेमाल करो। और बायकॉट क्या था? बायकॉट ये था कि आप क्या कहते हैं, जो उनकी बनी चीज़ें, अंग्रेज़ों की बनी चीज़ें, उनका यूज़ मत करो। यानी स्वदेशी, अपने देश की चीज़ों का यूज़ करो तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद करो। तो अगस्त 1905 में बाल गंगाधर तिलक, जो इस मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने एज ए वेपन इसका यूज़ किया। उन्होंने लोगों से मना करना शुरू किया कि आप उनकी टेक्सटाइल मिल, बैंक्स, हॉजरी, टैनरी, केमिकल वर्क, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब स्वदेशी एंटरप्राइजेज जो हैं, इन सब का इस्तेमाल करो। स्वदेशी स्टोर ओपन किए गए, या कि उनके खुद के लीडर्स जा जाके उन्होंने सप्लाई किया गुड्स, मतलब लोगों के घरों तक चीज़ें सप्लाई करनी शुरू कर दी, जिससे कि लोग ब्रिटिश की चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद कर दे। मूवमेंट जो है, बहुत ग्रुप ऑफ पीपल, क्लासेस, सारे लोग इससे जुड़ गए। पीपल्स ओपन लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश को, यहाँ तक कि बोन फायर्स बनाकर इन लोगों का सामान जलाना शुरू कर दिया। ये पार्टीशन का बदला था ना, कि आपने पार्टीशन क्यों किया। इस समय के जो लीडर्स थे वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने वो बात छोड़ दी थी कि आप आराम से तसल्ली से एप्लीकेशन दे के बात करो। इस टाइम के लीडर्स को रेडिशियल नेशनलिस्ट कहा गया, या ये कह लीजिए इस समय के जो नेता थे उनको गरम दल बुलाया गया। कम टू बी अप्रिशिएट दे ट्राइब, तो पीपल को, ऑल क्लासेस और ग्रुप को, इंक्लूडिंग पीजेंट्स भी, वर्कर्स, वुमेन, स्टूडेंट, सब इस ग्रुप में शामिल हो गए। उन्होंने स्वदेशी चीज़ें चलनी शुरू कर दी और अंग्रेज़ों की चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया। इंडियन पीपल्स में कॉमन जो हमारा एनिमी था ब्रिटिश, उसके खिलाफ यूनिटी आ गई थी। यंग पीपल जो हैं उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पैट्रियोटिज्म दिखाई, वो अपनी कंट्री को किसी भी हालत में इनसे फ्री कराना चाहते थे। दे हेल्प इन मेकिंग पीपल, वे चाहते थे कि जो लोग हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने। और इसके अलावा उन्होंने धीरे धीरे इंडियन कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट करी, जिसमें लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चा।